तो देखिए आज हम देखने वाले हमारी अर्थव्यवस्था पार्ट 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर। अगर आपने इससे पहले इसका लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज कि अगर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं तो भाई साहब ये इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे बनने वाला है। क्योंकि देखिए जब तक उसको थोड़ा आपको हिंट मिलेगा ना और आपको समझाते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा इसको बनाने में, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा साथ ही साथ ये जो है ना, ये अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था बोले तो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो आपका कंटिन्यूटी होता है। जैसे कि पैसा वैसा संबंधित है, जितना भी है, कोई बिजनेस संबंधित हो गया, ठीक है, या फिर कोई इधर उधर जो भी काम करते हैं, बैंक जाते हैं, बीमा लेते हैं, संचार करते हैं, परिवहन, ये सब संबंधित ऐसा ऐसा करके है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड होता है। यानी कि ये पढ़ना आसान होता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो यार काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। खैर मजा तो आपने ले लिया होगा क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा होगा। बट अभी हम देखते हैं पहले ये जो क्वेश्चन देखिए, पहला है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। पहले इसको देखते हैं। देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था है ना, ये एक क्षेत्र में नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्र में बांटा हुआ है। जैसे कि जितना दुनिया में जितना सारा काम हो रहा है ना, सारी आर्थिक व्यवस्था से ही संबंधित है। यानी कि जो भी काम है उसको करने से अगर आपको पैसा आता है तो वो तो अर्थव्यवस्था में आ जाता है, लेकिन उसको अलग अलग सेक्टर में जब बांट देते हैं ना तो वही अर्थव्यवस्था का संरचना बन जाता है। देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग तरीके से जो उत्पादन करते हैं। कोई परिवहन मतलब उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि कोई परिवहन में काम करता है तो वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई बैंक में जाकर काम करता है वहाँ से पैसा आता है, और पैसा अगर जमा करते हो तो भी वहाँ पर पैसा मिलता है। आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी से संपर्क करते हो, संचार करते हो, किसी से बातचीत करते हो तो इसके लिए भी कंपनी वाले को पैसा जाता है, या फिर आपका बिजनेस भी हो तो पता है इसमें। तो यही सब क्या है कि विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में इसके विभाजन से, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको अलग अलग बांटा गया है ना, उसी को कहते हैं जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, व्यापार, उद्योग, परिवहन, बैंक इत्यादि। यानी कि ये सब देखिए ये सब के सब काम है, सब के सब क्या है, काम है। और ये आर्थिक स्थिति में लोगों को परिवर्तन लाता है। जैसे कि अगर यही सब जहाँ का अच्छा होता है वो देश का अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा कहलाता है और देश उतना ज़्यादा विकास करता है। लेकिन अगर यहीं पे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब अगर उतना अच्छा नहीं होता है ना तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि उस देश का विकास उतना नहीं होता है। और यही वजह है कि भारत में ये सब की कमी है। और ये सब क्योंकि भारत भाई इस पे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, इसी सब पे टिका हुआ है और यही सब यहाँ पे मजबूत नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से बिहार की स्थिति भारत की स्थिति गड़बड़ है। और भारत की स्थिति में सबसे ज़्यादा कहाँ का, बिहार का स्थिति गड़बड़ है। ठीक है, तो यही सब है क्या, ये सब क्षेत्र से पैसा आता है और ये सब को जो विभाजन किया गया है ना अलग अलग क्षेत्र में कि भाई कौन क्षेत्र से कितना पैसा आता है, इसी को अर्थव्यवस्था का संरचना कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना जो है उसको कितने भाग में बांटा गया है। तो इनको मोटे मोटे तौर पर 3 भाग में बांटा गया है। देखिए अर्थव्यवस्था के इन क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, अब मोटे मोटे तौर पर बांटा गया है तो कैसे, तो देखिए सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बोले तो प्राइमरी सेक्टर, ये इसका इंग्लिश हुआ प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ठीक है देखेंगे आके इसका है क्या। फिर है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा में तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र यानी टर्टरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। यानी कि आपको ये 3 तरीके से आर्थिक संरचना को 3 भाग में इस तरह से बांटा गया है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, खैर आगे देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए इसमें है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि भाई साहब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी चीज तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कोई बात जब आप समझेंगे ना तो उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद ही रहेगा। देखिए इसमें कहता है प्राथमिक क्षेत्र के ही प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। जो किसान के अंदर या खेती वगैरह के अंदर जितना भी आता है ना सेक्टर, वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत कृषि के अंदर आता क्या है,
तो पहले हो गया ये कृषि, कृषि बोले तो खेती, उसके बाद पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, वन मतलब कोई जाता है जैसे पेड़ पौधे लगाता है, कोई आम, लीची, कटहल, बेर जो फल वगैरह खाने का है, या फिर कोई लकड़ी का बिजनेस करता है, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र बोले तो द्वितीय क्षेत्र का मतलब है, द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी उद्योग धंधा से संबंधित जितने भी आते हैं ना काम, वो सब के सब द्वितीय क्षेत्र के अंदर कहलाते हैं। अब जैसे इसके अंदर देखिए, इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण कार्य, उद्योग बोले तो जो फैक्ट्री वगैरह लगता है इसको उद्योग बोलते हैं। निर्माण कार्य यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई पुल बन रहा है तो ये भी तो भाई निर्माण हो रहा है, या फिर कहीं पे कोई कपड़ा बन रहा है तो ये भी है। हाँ, फिर है जन उपयोगी सेवाएं, यानी कि जनता को जो भी जरूरी चीज़ है वो चीज़ मुहैया कराना। अब इसमें कैसे आता है, गैस, खाना बनाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए भी गैस चाहिए। कहीं पे अगर ऊर्जा का उत्पादन करना है तो देखिए जैसे बिजली बिजली मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा के उत्पादन में भी गैस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। गैस की जगह पे मान लीजिए आप जन उपयोगी सेवाएं में बहुत सारी चीज़ आ सकती है, जैसे कोयला आ गया, गैस आ गया, पानी हो गया, ये सब चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा सबसे लास्ट जो तीसरा क्षेत्र है यानी तृतीयक क्षेत्र, उसको यानी कहते हैं क्या, तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र ही कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेवा से संबंधित, जितने भी सेवा से संबंधित अगर कोई काम आता है या फिर कोई क्षेत्र आता है तो किस में शामिल होता है, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। अब जैसे में देखिए क्या है, इसके अंतर्गत बैंक, अब बोले ना बैंक मतलब ये कि बैंक से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो आपको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद है परिवहन। परिवहन बोले तो आपको अगर कहीं जाना है, कोई सामान कहीं को भेजना है या कहीं से लाना है, तो ये सब में परिवहन की जरूरत पड़ती है। ये भी होता है जहाँ का परिवहन अच्छा होता है वो भी देश विकास करता है। और लगभग कहीं पे हमने देखा था, वहाँ पर ये कहा गया कि जिस देश का परिवहन अगर सबसे बेस्ट हो वो देश उतना ही विकास करता है। अभी देखिए जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, कोई भी अगर आप बड़े बड़े कंट्री में जाके देखेंगे जो विकसित है, ठीक है, विकसित है, विकासशील नहीं, जो कि विकसित है, जैसे हो गया अमेरिका हो गया, जापान हो गया, तो ऐसे वैसे कंट्री में जा कर के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको कहीं भी जाने के लिए ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जाम। और जाम नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी काम जब करते हैं तो वो टाइम उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगता, बल्कि उस टाइम के अंतर्गत आप काम कर लेते हैं। तो वही चीज़ है परिवहन, ठीक है। आजकल अगर मान लीजिए आप अगर बिहार में हैं कहीं भी, अब भाई रियलिटी है तो रियलिटी है, ठीक है। बिहार में आप कहीं भी हैं तो आपको कुछ देखा होगा कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मार्केट गए हो और भीड़ लगा हुआ है, एक बार घुस गए तो निकलने में बड़ा समस्या होता है। वही चीज़ है व्यापार। व्यापार बोले तो जो बिजनेस होता है वो। संचार, संचार का मतलब वही बातचीत जो करते हैं, कोई सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो वो संचार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो यही सब है, तो ये हो गया तृतीयक क्षेत्र। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बनेगा अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इसके कितने भाग हैं, तो ऐसे बनेगा। पहले अर्थव्यवस्था की संरचना को लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको इसके जितने भी भाग हैं वो लिख करके उसका डेफिनेशन लिख दोगे और इसको अगर समझ लेते हो तो बस ये आपको याद ही याद है। पहले की परिभाषा में हो गया, तो ये सब चीजें। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। यानी कि पहले हमें यह जानना है कि आर्थिक विकास होता क्या है और उसके बाद हमें यह जानना है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए हम आर्थिक विकास को अगर देखें तो उसमें है विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी देश में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में विकास होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ किसी भी देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति में जब विकास होता है, यानी बोले तो उसके जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे क्या होगा मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी होगा, कपड़ा होगा, मकान होगा और शिक्षा होगा। तो ये सब में जब उनका विकास होता है, यानी कि पहले से उनके पास नहीं था लेकिन अब आना शुरू हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकता है वो रोजगार करे तो पैसा वहां से आए,
उसकी वजह से हो, या फिर सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना लाया जाए जिस पे वो काम करके उसके ये समय विकास हो, जैसे इंदिरा आवास योजना होता है, फ्री शिक्षा होता है, तो ये सब से संबंधित बात है। ठीक है, तो ये सब में जब विकास होता है ना, जब देश के लोगों की विकास होता है तो उसको ये आर्थिक विकास कहा जाता है। तो और देखिए है, ये आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। यानी कि किसी देश के अंदर जितना भी सेक्टर है, सभी सेक्टर में जब विकास होता है तो उसको ही आर्थिक विकास कहते हैं। अगर ऐसा हो कि बहुत सारे यानी कि कोई एक सेक्टर है जो बहुत आगे तक विकास कर गया और बाकी सब सेक्टर पीछे छूट गया, यानी कि बाकी सब जो क्षेत्र है वो सब पीछे छूट गया। मान लीजिए कि किसी देश में उद्योग बहुत ही टॉप लेवल पे है, लेकिन वहाँ का कृषि बहुत पिछड़ गया, शिक्षा बहुत पिछड़ गया, ठीक है, ये क्या कहते हैं उसको, वहाँ का सड़क वगैरह इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब क्या होगा, तो ये सब हो जाएगा आर्थिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। तब क्या होगा कि जो जिसको आर्थिक विकास के लिए कार्यभार संभाला मतलब दिया गया होगा ना, वो इस पे नया नया नीति बनाएंगे, नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर कैसे करके उनकी इस स्थिति को सुधारा जा सके, और इस पे नई नई काम चलती रहती है। ठीक है, तो उसको ही क्या कहते हैं, यानी कि समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का, यानी सभी क्षेत्र में विकास होना जरूरी है। अब इसके बाद देखिए आगे है आर्थिक विकास और वृद्धि में अंतर। तो देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में की बात करें तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक, किंतु जब विकासशील देश की आय बढ़ती है तो उसे आर्थिक विकास माना जाता है। यानी कि जब कोई ऐसा कंट्री है जो विकास अभी कर ही रहा है, विकास किया नहीं है, ठीक है, तो उसमें जब उसके पास या वो जब विकास करता है, उसके पास आय जब बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बोले या फिर देश की राष्ट्रीय आय बोले, किसी भी आय में जब बढ़ोतरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्थिक विकास। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझ सकते हो, अगर कोई पर्सन है और वो गरीब है, उसके पास मूलभूत आवश्यकताएं जैसे क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब भी सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो उसके पास जब पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले इसको खरीदेगा, यानी कि अपने मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा करेगा। और तो अब जब मूलभूत आवश्यकता उसके जो भी था वो सब उसको पूरा हो रहा है, यानी कि वो विकास कर रहा है, यानी विकास के राह पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर उसके लिए संघर्ष कर रहा है। अभी देखिए इसके आगे है, तो उसे आर्थिक विकास माना जाता है। तथा जब विकसित देश की आय बढ़ती है तो उसे आर्थिक वृद्धि माना जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से ही विकास कर चुका कंट्री है, अगर उसके आय में जब बढ़ोतरी होती है, आय में जब बढ़ोतरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो अमीर है और उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ये सब अवेलेबल है, अब उसके पास अगर पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपना शौक पूरा कर सकता है या किसी बिजनेस लाइन में खर्च करेगा, वही चीज है ना, या फिर उससे भी नहीं तो अपना बैंक में जमा करेगा। और वैसे भी जो अमीर लोग होते हैं या फिर शिक्षित होते हैं लोग ना, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसा को एक जगह रोकते नहीं है, वो किसी किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करते रहते हैं और नया नया चीज करते थे जिससे वो और ज्यादा विकास करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, तो उनमें क्या होगा, उनमें आर्थिक वृद्धि होती है। यानी कि आपके पास पहले से अगर 500 रुपया है और अगर 400 रुपया और आ जाए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 400 बदला 900 कर लोगे तो आपकी वृद्धि होगी। लेकिन आपको 500 का जरूरत ही है और 500 में से 300 रुपया है और 200 रुपया आपको आ गया, तो आप क्या होगा, 500 पुर गया, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, विकास कर रहे हो, यानी कि अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, वही चीज है। अब चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें, यानी कि आर्थिक विकास का हमें माप करना है। और सूचकांक क्या सब है, सूचकांक वही सब जहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम आर्थिक विकास का जो माप होता है उसके सूचकांक है क्या, उसको लिखेंगे। और उसके बाद हमें ये लिखना है कि मतलब कोई एक ग्राफ होगा जिसको हमें मतलब कोई डाटा हमें वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बुक में दिया वहां से आप लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के, भाई साहब यहाँ पर ये होगा, ठीक। तो आर्थिक विकास के कुछ माप एवं सूचकांक नीचे दिए गए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा मानव विकास सूचकांक, ठीक। अब देखिए पॉइंट देकर लिखना है, नीचे दिए गए तालिका से आर्थिक विकास की माप प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया गया है, ठीक। ये जो है ये एक तालिका है
जिसको कहते हैं क्रियाकलाप। उसमें है देखिए राष्ट्रीय, यहाँ पर लिखना है राज्य यानी स्टेट, क्योंकि राज्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक। हाँ, आर्थिक विकास के बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ पर 2000 से लेकर 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय किस में, रुपया में। अब उसमें देखिए यहाँ पंजाब, केरल और बिहार। तो पंजाब के लिए 26,000 रुपया कब था, 2000 से 2003 के बीच में। केरल के लिए था 22,800 इतना रुपया, लेकिन बिहार के लिए 5,700। तो यही है एक तालिका जो यहाँ पे आता है सूचकांक के द्वारा करें तो यहाँ पर क्या है, क्या है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं, मतलब एक और आपको यहाँ पर तालिका बनाकर यानी क्रियाकलाप बना करके लिखना है। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के आधार पर, ठीक है। अब देखिए इसका एक और क्रियाकलाप है जिसमें नीचे दिए गए तालिका में आर्थिक विकास का माप मानव विकास सूचकांक के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें देखिए 2004 का रिपोर्ट है, और इसमें देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर कंट्री लिखा हुआ है, जो सब जिस नंबर पे आता है कंट्री वो सब लिखा हुआ है, इधर उसका कितना रेट है वो, और उसका उसका कितना नंबर पे नंबरिंग किया गया है वो चीज, ठीक है। जो सबसे टॉप पर है वो 1 नंबर, उसके बाद 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। तो नॉर्वे देखिए, नॉर्वे का एसडीआई मूल्य कितना है, 0.965 है, और इसका क्रम कितना है यानी कि नंबरिंग में नंबर कितना है, टॉप पे ये 1 नंबर है। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए 0.957 है, और इसका नंबरिंग 3 नंबर पे है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका का है 0.755, इसका देखिए 93 इसका नंबरिंग है, ठीक है, 93 नंबर पे ये आता है। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान देखिए यहाँ पर 134 नंबर पे आता है, उसका ये रिपोर्ट है। फिर भारत का देखिए 0.611 0.611 इसका एचडीआई मूल्य है यानी एचडीआई रेट, और इसका मतलब नंबरिंग कितना नंबर पे है, ये टोटल 126 नंबर पे था कब, 2004 में। प्रेजेंट का आप लोग ट्राई कर लेना, देख लेना, वैसे यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ चीन है और बांग्लादेश है, ये सब का यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कितने नंबर पे है, ठीक। तो ये हमारा था ये क्वेश्चन। अब देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावें। यानी कि बिहार जो है इतना पिछड़ा है, इसका कारण और इसको दूर कैसे किया जाए। तो देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित प्रमुख कारण है, हाँ, जिसमें देखिए सबसे पहले तो भाई तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है तो उसका भरण पोषण, खाना पीना का भी व्यवस्था करना पड़ता है ना, और संसाधन का पूरा अच्छे तरीके से उपयोग हो नहीं पाता है, तो ऐसे में वो सब समस्या आती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आधारिक संरचना। आधारिक संरचना बोले तो अगर कोई भी काम करना होता है तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर जो उसका बेस वो बेस तैयार होगा तभी वो काम हो पाएगा, लेकिन वो बिहार में उसका बहुत ज्यादा अभाव है। अभाव मतलब ये है कि वो नहीं है, सीधा मुझे नहीं है। अब देखिए जैसे मैं कहता कि आधारिक संरचना के अंदर मान लीजिए आपको चीनी का मिल खोलना है, तो चीनी का मिल खोलने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल जितना इक्विपमेंट होते हैं वो सब तो चाहिए ना, उसके बाद ही आप खोल सकते हो। अगर वो सब आपके पास नहीं है तो फिर कैसे खोलोगे, नहीं खोल पाओगे ना। वही चीज है, यानी आधारिक संरचना का कमी है। यानी किसी भी देश के या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना आवश्यक है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। सड़क अच्छा होना चाहिए, जो कि जानते हैं बिहार का सड़क कैसा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिजली ये आज हाल फिलहाल में कुछ ठीक हुआ है। सिंचाई ये भी लगभग ठीक हुआ है, लेकिन उतना अच्छा से परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कम है। अब देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये जब बिगड़ गया तो फिर सोचिए सब कुछ ठप्पे है, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तभी आदमी अच्छे से काम कर पाएगा, शिक्षा रहेगा तभी उसका पूर्ण तरह से बेहतर अपना रिजल्ट दे सकता है किसी चीज में। तो वही चीज है। अब देखिए कृषि पर निर्भरता, यानी कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कृषि पर बहुत ज्यादा मतलब निर्भर करते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद उनका कृषि अगर सही तरीके से होगा तभी तो विकास करेंगे ना, लेकिन वो भी नहीं होता है। अब देखिए कैसे नहीं होता है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर, खेती पर करते सभी लोग, लेकिन हमारी कृषि भी हाल मतलब कृषि की भी हाल ठीक नहीं है, इसके चलते उपज काफी कम होती है। सिंपल सी बात है भाई, जिस चीज को लेकर जीता है वही उतना बेस्ट नहीं है तो कैसे काम कर पाएगा या फिर कैसे उसका सर्वाइव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, वही सब समस्या है। अब फिर आगे देखिए है इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बाढ़ एवं सूखा से क्षति। बाढ़ एवं सूखा से क्षति क्या है, तो देखिए
जब अगर कहीं भी अगर बाढ़ आ जाता है, मान लीजिए आप पूरा फसल लगाए और काटने के समय बाढ़ आ गया, जैसे अभी धान का खेती हो रहा है ना, अब मतलब अभी 10वां महीना चल रहा है ना 2023 का, तो अब देखिए इसमें क्या है कि अक्टूबर है, तो इसमें क्या है कि सभी खेत में धान बहुत अच्छे खासे हैं। अब ऐसे में बारिश आता है बहुत अच्छा तरीका से, या फिर अगर बारिश नहीं भी आता है तो किसी दूसरे जगह से, ठीक है, पानी वहां से छोड़ा जाता है बिहार की तरफ। अब जैसे बिहार की नदी उपड़ती है तो बांध टूटता है, और बांध टूटता है तो जितना भी फसल लगाया गया होता है सारा बर्बाद, यानी कृषि खत्म। इसके बाद बचता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर बहुत सारा ऐसा है जो कमजोर हो चुके होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबको क्या करता है, वो बहा देता है। तो बस यही सब है, बाढ़ की वजह से कहीं पर पानी इतना होता है कि बाढ़ डुबा देता है, और कहीं पे सूखा इतना होता है कि वो सुखा देता है। तो देखिए बिहार में खासकर उत्तरी नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ बिहार में आना तय है, यानी हर एक साल कम या ज्यादा आता ही है। इससे काफी क्षति होती है, क्षति तो होगा ना, जब बाढ़ आएगा तो क्षति होगा। तो अभी तक हमने देखा कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या, अब इसको दूर करने का उपाय देखेंगे, ठीक है, यानी पिछड़ापन को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो देखिए ये सब कुछ नीचे कारण लिखे हुए हैं, यानी कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। अब वो उपाय में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 9 पॉइंट है। इसी पे अगर काम किया जाए तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। जैसे देखिए सबसे पहला है जनसंख्या पर निर्भर यानी नियंत्रण। अच्छा देखिए बिहार में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे जितना जनसंख्या है तो ना उसका भरण पोषण नहीं हो पाता है, उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए सरकार को नया नया स्कीमें चलाना पड़ेगा, जैसे कि कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो, इस तरह के नारे। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि कहा जाता है कि अगर मतलब दो बच्चे हैं तो इसके लिए कुछ अलग बेनिफिट होता है, तो ये सब। लेकिन और इसके साथ साथ एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वह है शिक्षा। जब तक महिलाओं में शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए महिला को शिक्षित करना पड़ेगा, शायद बहुत सारे नया नया योजनाएं लानी पड़ेगी, उसके बाद ये संभव हो पाएगा। फिर है कृषि का तेजी से विकास। अब देखिए कृषि भारत के अंदर कृषि बिहार जो है एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, यहाँ पर खेती बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब यहाँ पे कृषि बहुत अच्छे से होता है और मतलब कृषि पर ही लोग निर्भर करते हैं, और अगर कृषि ही अच्छा से ना हो तो कैसे विकास करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा, तो लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि खेती कैसे करें सबसे बेस्ट हो, ठीक है। इसके बाद नया नया तकनीक का यूज करना पड़ेगा, अच्छे किस्म का बीज, अच्छा किस्म का क्या कहते हैं खाद, ये सब का यूज करेगा, तभी क्या होगा, कृषि पर विकास होगा, यानी कृषि अच्छे से हो पाएगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो है ना बिहार अपने विकास के स्थिति में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि भाई सबसे मेन यहाँ चीज है, ठीक है, ये पर बिहार टिका हुआ है, और इसी को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद है बाढ़ पर नियंत्रण। ये में देखिए उत्तर में बाढ़ से दहाता है और दक्षिण में सूखा से। तो ऐसे स्थिति में क्या है, ऐसे स्थिति में देखिए कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, हाँ पहले देखिए ऐसे स्थिति में क्या है, तो ऐसे स्थिति में सरकार को इस पर काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, फिर भी नदी फुल होकर के बाढ़ ला देती है। ये कैसे होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि नेपाल साइड से पानी छोड़ा जाता है। अब वो छोड़ेगा नहीं, मतलब छोड़ने का मतलब ये है कि देखिए हिमालय से पानी आता है नेपाल होते हुए, तो ऐसे में नेपाल सरकार से अगर हेल्प लिया जाए तो संभव है कि बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके। और जिधर सूखा है, ठीक है, तो उधर अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा, और सूखा के वजह से कोई जो जैसे अकाल की स्थिति होती है वो स्थिति नहीं आएगी, तो वहां पर भी लोग आसानी से खेती कर पाएंगे और वहां से भी उत्पादन होगा, तो भाई विकास तो होगा ही होगा। अब उसके बाद है हमारा आधारिक संरचना। आधारिक संरचना किसी भी देश के या फिर किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य को विकास करने के लिए उसका आधारिक संरचना, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिजली, ये सब बहुत ज्यादा आवश्यक है, और बिहार में ये सब की कमी है। जब तक सड़क की व्यवस्था ना हो, बिजली की व्यवस्था ना हो, ठीक है, और भी इस तरह से बहुत सारे मायने हैं, अगर उस सब पे अगर काम किया जाए तो फिर क्या होगा, आधारिक संरचना यानी कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा तरफ जाएगा, और जब वो अच्छे की ओर जाएगा तो बिहार ऑटोमेटिक अच्छाई में बहता हुआ चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए उसी में है जैसे कि अगर शिक्षा रहेगा ना,
तो शिक्षा रहेगा तभी ये होगा। स्वास्थ्य पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्वस्थ रहेगा तब शिक्षा लेगा और तब उसके बाद वो कोई भी यानी कि एक अच्छा जो उत्पादन है वो कर सकता है। ठीक है, वो चीज है। अब नेक्स्ट हमारा है उद्योगों का विकास। उद्योग का विकास में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके लिए सरकार को भी बहुत ज्यादा इस पे काम करना चाहिए, वैसे काम कर भी रही है। तो वो सब स्थिति है, जब ऐसा होगा उद्योग का विकास होगा तभी यहाँ पे सभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा गरीबी दूर करना। बिहार में जो है ना, बिहार में गरीबी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले बहुत ही ज्यादा लोग हैं, लगभग बुझिए तो आधा से थोड़ा ही कम है, यानी 42% लोग ऐसे हैं, उससे भी अधिक 42% से अधिक लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। तो उनके पास रोजगार नहीं